ये चीज समझाने के लिए कि कौन से कॉन्टेक्स्ट टाइप से सबसे ज्यादा रीडिंग पैसेजेस आते हैं। आज का फोकस रखेंगे सिर्फ क्वेश्चन टाइप पे। तो हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे। आपने ये वीडियो देखना डिसाइड किया है तो मेक श्योर हम ये पूरी बुक करने जा रहे हैं। पूरी बुक 4 पैसेजेस होते हैं, 4 टेस्ट कंप्लीट टेस्ट होते हैं एक कैम्ब्रिज की बुक में। इट्स कैम्ब्रिज 12 दैट कंटेन्स 4 फुल एकेडमिक टेस्ट, दैट मींस 12 पैसेजेस। और इन 12 पैसेजेस को हम कितने टाइम में कवर करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही। और इसके लिए आपके पास इतना टाइम होना तो जरूरी है क्योंकि यही काम आप 4 घंटे में करेंगे। तो अभी स्किप मत कीजिएगा वीडियो। यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल रमन आइल्स कोचिंग एंड आई एम योर आइल्स एक्सपर्ट रमनदीप सिंह। और मैं आपके साथ वो चीज शेयर करने जा रहा हूं जो आपकी आइल्स रीडिंग को कर देगी गियर 6 में। 6 गियर में आप रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे और स्पीड आपकी ऐसी होगी और इतनी स्मूथली आप चलाएंगे गाड़ी अपनी रीडिंग की कि कोई फालतू का ब्रेक नहीं लगेगा। दैट मीन्स आप सेव करेंगे टाइम बहुत सारा और एक्यूरेसी हो जाएगी आपकी जबरदस्त। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इसमें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं tips and tricks related to each and every question type of the IELTS exam। ये बुक मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि एक मोस्ट ऑथेंटिक IELTS स्टडी मटेरियल में से है। IELTS में जो भी आपसे कॉन्टेक्स्ट से रीडिंग पैसेजेस पूछे जा सकते हैं इसमें वो है। और जो भी पैसेजेस होते हैं और उनमें जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन टाइप्स हो सकते हैं वो भी इस बुक में है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एक एक करके क्वेश्चन टाइप्स को देखते जाएंगे और उनके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स या राइट मेथडोलॉजी टू हैंडल होनी चाहिए ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेस्ट से। हम में से कईयों ने ये टेस्ट किया भी होगा, शायद आपको स्क्रीन पर यहां पे नजर आ रहा होगा कॉर्क। और यहां पर देखते ही समझ आइए कि बात किस चीज की हो रही है। कॉर्क शायद आपने सुना होगा। यहां पर पहला ही क्वेश्चन है कॉर्क ओक थिकेस्ट बार्क और ट्री की बात कर रहे हैं। यहां पर अगर आप पैसेज की पहली लाइन पढ़ेंगे तो भी आपको यही समझ आएगा। तो यहां पर एक नेचुरल वर्ड के साथ रिलेटेड और एसोसिएटेड पैराग्राफ है। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, किसी और वीडियो में मैं ये चीज आपको बताऊंगा। ये चीज समझाने के लिए कि कौन से कॉन्टेक्स्ट टाइप से सबसे ज्यादा रीडिंग पैसेजेस आते हैं। आज का फोकस रखेंगे सिर्फ क्वेश्चन टाइप पे। तो पहली क्वेश्चन टाइप है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। इसको करने का बेहतरीन ढंग ये रहता है माय डियर, मैं हिंदी में या पंजाबी में आपके साथ डिस्कशन क्यों करता हूं क्योंकि जो हमारी मदर टंग होती है वो हमें थोड़ी पर्सनल फील देती है और वो हमें इंग्लिश को थोड़ा बेटर समझने में हेल्प करती है। तो यहां पर आपको एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है कि आप क्या करेंगे, पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, टाइम इन्वेस्ट करेंगे क्वेश्चन पढ़ने पे ना कि आंसर ढूंढने में। ज्यादातर स्टूडेंट उल्टा करते हैं, आंसर ढूंढने में बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं फिर भी गलत ढूंढ के लाते हैं। और जो बच्चा क्वेश्चन अच्छे से समझ के निकलता है तो उसको आंसर ढूंढने में ना तो प्रॉब्लम आती है और ना ही उसका कभी आंसर गलत होता है। कभी नहीं, ज्यादातर उसका आंसर गलत नहीं होता है। क्वेश्चन है द कॉर्क ओक हैज द थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री। तो यहां पर कंपैरिजन बेस्ड है। वो कह रहे हैं द कॉर्क ओक हैज द थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री। दैट मीन्स ये कॉर्क ओक की बात कर रहे हैं और बात ये कर रहे हैं कि इसकी जो बार्क है वो सबसे थिकेस्ट है। बार्क आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स होते हैं, नाउन्स होते हैं, उधर भी ऐसे ही मिलेंगे। और देखना सिर्फ ये है थिकेस्ट। हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपनी मदर टंग में अपने आप को एक बार आंसर कर लो कि इसका मतलब क्या है। वो ये पूछ रहा है कि इसकी जो बार्क है वो सबसे मोटी है। सुपरलेटिव डिग्री है थिकेस्ट और यही हमारा कीवर्ड है। अगर तो हमें मिलेगा कि ये थिकेस्ट है तो हम आंसर देंगे ट्रू। अगर हमें मिलेगा ये नहीं कोई और ट्री है जिसकी बार्क थिकेस्ट है, आंसर हो जाएगा फॉल्स। और ये थिक है, कोई और भी थिक है, लेकिन थिकेस्ट कौन सा है मुझे नहीं पता, तो आंसर क्या होगा? नॉट गिवन। तो आइए फटाफट से एक बार देखते हैं कि पैसेज में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। Cork oak itself is an extraordinary
Tree, its bark grows up to 20 centimeters in thickness, insulating the tree like a coat wrapped around the trunk, keeping inside at a constant 20 degree all year round. सारी बात उसकी खत्म हो गई. हमने bark पढ़ा. Bark is a strong keyword to help you where the information is. बार्क देख के आंसर नहीं लगा सकते आप, थिकनेस देख के आंसर नहीं लगा सकते. आपको ये देखना था कि मैं तब ट्रू लगाऊंगा जब वो कहेगा कि इसकी खाल जो है, बार्क जो है वो सबसे मोटी है. लेकिन उसने कहा कि इसकी 20 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या पता कि किसकी 20 किसकी 40. इस बेसिस पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लगा सकते. आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए नॉट गिवन. सो यहाँ पर right way of handling true false not given is, before you actually start looking the answer, you have to come up with the 3 assumptions in your mind for what information that you will find in the passage you will put true. कब आप false लगाएंगे और कब आप not given लगाएंगे. आपकी accuracy day by day improve होगी और आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा. Move on करते हैं question number 6 to 13 जो हमारे पास हैं blanks. यहाँ पर क्लियरली मेंशन है वन वर्ड ओनली. कई बार लिखा होता है नो मोर देन 2 वर्ड्स, कई बार लिखा होता है नो मोर देन 3 वर्ड्स. सो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन आपको लिखना है. और यहाँ पर एक आता है 1 वर्ड और डैश एंड ए नंबर. ये एक सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन टाइप की इंस्ट्रक्शन रहती है जहां पर स्टूडेंट 1 वर्ड पर फोकस करके आंसर 1 वर्ड लगा देता है. फॉर एग्जांपल आंसर हो 7 years. आपको समझ नहीं आ रहा 7 लिखूं या years लिखूं, लेकिन वहां पर इंस्ट्रक्शन है 1 वर्ड एंड स्लैश और ए नंबर. मतलब एक वर्ड भी आ सकता है एंड एक नंबर भी आ सकता है. सो इस केस में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो आपको नंबर और वर्ड दोनों भी लिखने पड़ सकते हैं या लिख सकते हैं अगर 1 वर्ड भी कहे तो. लेकिन यहाँ पर 1 वर्ड ओनली है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर वर्ड ही आएगा. एंड मेक श्योर यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ स्पीच प्रॉपरली. डू नॉट अफेक्ट द डैश ऑफ द बॉटल कॉन्टेंट्स. जो भी वर्ड है उसके पहले लगा हुआ है द. दैट मीन्स मुझे जो भी वर्ड ढूंढना है वो हर हालत में नाउन होना चाहिए. अगर वहां पर बहुत ट्रिकी वर्ड भी लिखा होगा आप फिर भी आंसर अपना करेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उससे वो क्लियर है कि यहाँ पर कोई ना कोई नाउन मिसिंग है. सो मेक श्योर जो भी आप वर्ड ढूंढें ऐसा वर्ड ढूंढें जो उस पार्ट ऑफ स्पीच की कंडीशन को क्लियर करता हो. ना भी समझ आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होना इस केस में नाउन ही चाहिए. एंड अनदर थिंग इज दैट मेक श्योर कि आप कुछ ऐसा नहीं लिख रहे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो है ही 1 वर्ड, अगर 2 या 3 वर्ड है तो ऐसा जबरदस्ती का कोई वर्ड मत डाल दीजिए जो रिपीट कर रहा हो, या ऐसा वर्ड मिस मत कर दीजिए जिसकी वजह से सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट ना बने. सो मेक श्योर आप ब्लैंक्स में वही वर्ड फिट करें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहे और उसके लिखने की वजह से आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग ना हो. दैट मीन्स आपने सही वर्ड चूज किया है एंड दैट वुड बी द करेक्ट आंसर एज वेल. अगला क्वेश्चन टाइप मेरे पास फिर से 1 वर्ड ब्लैंक है तो मैं रिपीट नहीं करूंगा. फिर से ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है तो मैं रिपीट नहीं करूंगा. देखिए हम टेस्ट 3 पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास नई क्वेश्चन टाइप आई है हेडिंग्स. ज्यादातर स्टूडेंट्स हेडिंग करने वाले. फटाफट 27 क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए को देखते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, समझते हैं, वापस आते हैं, स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पढ़ते जाते हैं और बाद में ना तो ये रहता है कि उधर पैसेज में जो पढ़ के आए थे वो क्या पढ़ के आए थे, और ना ही याद रहती हैं कि इधर जो 8 ऑप्शंस पढ़ी उनका मतलब क्या था, और उसके बाद वो सोचते हैं कि अब ये नहीं होगा पैराग्राफ बी करते हैं और इस तरह से वो अपना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं. इन केस नहीं भी करते कोई ना कोई आंसर लगा देते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आंसर नहीं होता. करने का जो ढंग है अप्रोप्रिएट वे, चाहे उसे आप कहें टिप चाहे उसे कहें आप ट्रिक, आपको इन्वेस्ट करना है फिर से एक बार क्वेश्चंस पे. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 till 8 जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं एक एक को बहुत बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे.
पढ़ने के बाद उनमें अगर कोई स्ट्रॉन्ग कीवर्ड आपको नजर आता है तो आप चाहें तो हाईलाइट भी कर सकते हैं। कोर्सेज दैट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, मतलब इसमें कमिटमेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है कि मुझे जिस पैराग्राफ में कमिटमेंट की बात नजर आ गई, मतलब उसकी डेडिकेशन होनी चाहिए जो भी कोर्स को करने जा रहा है, तो ऐसा कोई भी पैराग्राफ हो कहीं भी हो मैं उसको आंसर नंबर 1 दूंगा। ये बातें अपने आप से कीजिए, सिर्फ वर्ड्स तक कॉन्फाइन मत रहिए, अपने आप से इंटरैक्ट करते हुए रीडिंग कीजिए एंड देन यू विल फाइंड अ डिफरेंस और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। तो एक एक करके जब आप 8 के 8 ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लेंगे, माइंड में बिठा लेंगे, इसमें आपको क्या लगेगा कि उसके बाद जब आप पैराग्राफ ए को पढ़ने जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आप अभी पहली या दूसरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आपका ब्रेन कहेगा 4th ऑप्शन, क्योंकि उसमें आपने कुछ ऐसा पढ़ा था जो ये पैराग्राफ बताना चाहता है। कुछ पैराग्राफ्स ऐसे होंगे जो आपको पहली ही लाइन से मिलेंगे एट एन एवरेज 3 या 4। एक पैसेज ऐसा होगा या 2 जो एक आपका स्किल टेस्ट करेगा, मतलब उसको पूरा पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा। समझ लीजिए वो 8-9 बैंड वाले को टेस्ट करने के लिए है। और उसमें एक और भी चीज है, साइकोलॉजिकली 2 ऑप्शंस ऐसे रहेंगे जो बहुत क्लोज हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आपको यही देखना रहता है कि कौन सी ऑप्शन पार्शियल आंसर है, कौन सी ऑप्शन कंप्लीट आंसर है। जिस ऑप्शन में पूरी बात हो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आई रिपीट, आपको बिल्कुल भी पहले हेडिंग्स नहीं पढ़ने, आपको बिल्कुल भी पहले पैराग्राफ्स पे नहीं जाना, आपको टाइम इन्वेस्ट करके अच्छे से समझना है हेडिंग्स को और उसके बाद एक एक करके आपको पैराग्राफ्स को पढ़ते जाना है और साथ के साथ आंसर लगाते जाना है। वन मोर थिंग, कुछ स्टूडेंट्स जो हेडिंग से डरते हैं वो सोचते हैं कि इनको बाद में करेंगे, पहले दूसरे क्वेश्चन टाइप कर लूँ। आई वुड से दिस इज द वर्स्ट स्ट्रेटजी एवर, क्योंकि जब हम हेडिंग्स करते हैं, हेडिंग्स को करते करते हमें ज़्यादातर आइडिया हो जाता है कि पूरा पैराग्राफ क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, कौन कौन से पैराग्राफ में क्या क्या इंफॉर्मेशन पड़ी है, और उसके बाद रिमेनिंग 6 से 7 क्वेश्चंस जो होते हैं हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी लोकेशन को या उन आंसर्स को लोकेट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। सो इन केस अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि इससे आपका टाइम अच्छे से मैनेज नहीं होगा। पहले हेडिंग्स ही करें, फिर कोई और क्वेश्चन टाइप करें। हम आ चुके हैं टेस्ट 2 पे, और जहां पर हेडिंग नजर आ रहा है रिस्क्स ऑफ एग्रीकल्चर, और यहाँ पर वो क्वेश्चन टाइप आ गई जिसकी ज्यादा स्टूडेंट्स बात सुनना चाहते हैं कि स्टेटमेंट दे दी और बताओ कि ये कौन से पैराग्राफ से ली गई है। वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइप्स, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा अब आपको वो स्ट्रेटजी लगानी चाहिए जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये गलत स्ट्रेटजी है फॉर हेडिंग्स, और वो भी उस केस में जहां पर आपको ये क्वेश्चन टाइप आपको सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन पुट करती है, क्योंकि रैंडमली यहाँ पर इस पैराग्राफ के 9 पैसेजेस हैं। 9 मीन्स 9। अब 9 पैराग्राफ में से कहां से कोई एक लिया गया होगा, चांसेस बहुत कम है, 4 आउट ऑफ 9। तो ये क्या करें, आप इस क्वेश्चन टाइप को बाद में करें, पहले बाकी सारे क्वेश्चन टाइप कर लें। उनको कंप्लीट करते करते या तो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे, आपको इनकी लोकेशन समझ आ जाएगी, या ऐसा होगा कि आपको 2-4 पैराग्राफ्स नहीं पढ़ने पड़े होंगे और उससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये 4 क्वेश्चन अब उन्हीं में है, क्योंकि आईएलटीएस हमेशा पूरे पैराग्राफ में क्वेश्चंस को स्कैटर कर देता है और तकरीबन हर पैराग्राफ से एक आंसर मिल जाता है। सो यहाँ पर आपको जब बाकी सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाए उसी के बाद इन पे आना है, और इनको करने का भी सेम ढंग है कि पहले आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, तीनों को पढ़ेंगे अच्छे से, माइंड में क्लियर कर लेंगे कि इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और उनका मेन कीवर्ड क्या है। जैसे अ रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ओनली अप्लाई टू फूड प्रोडक्शन, मतलब कुछ खूबियां बात कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्वालिटीज की बात कर रहा है, उनकी रेफरेंस की बात है ओनली टू फूड प्रोडक्शन, और किसी चीज की नहीं, सिर्फ फूड। सो दैट मीन्स एक पैराग्राफ जहां पर फूड प्रोडक्शन की बात हो रही है, उनकी क्वालिटीज की बात हो रही है, तो ये मैं पैराग्राफ उसी को डेडिकेट करूंगा। सो दिस इज हाउ यू शुड बी हैंडलिंग दिस क्वेश्चन टाइप।
नाउ मूविंग ऑन, अनदर क्वेश्चन टाइप जो मुझे बहुत इजी लगता है, जस्ट लाइक मेनी अदर क्वेश्चन टाइप्स आई वुड से, और स्टूडेंट्स को भी ये बहुत इजी लगते हैं जब उनको इसको करने का सही से ढंग आ जाता है, एंड दैट इज लिस्ट ऑफ पीपल में से हमें बताना है कि ये बात किसने कही। वंस अगेन रॉन्ग स्ट्रेटजी जो स्टूडेंट अडॉप्ट कर लेते हैं कि वो देखते हैं लिस्ट में पहले किसका नाम है, उसका नेम ढूंढना शुरू कर देते हैं, या पहला क्वेश्चन 4 है तो वो पढ़ के उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं वो कहाँ पर है, मुझे क्या पता ये बात किसने कही। तो बेटर वुड बी कि बजाय के आप ये करें, आप करें कि 4 से लेके 9 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको पहले एक एक करके पढ़ें। आप नोटिस करेंगे मेरे हर एक ट्रिक में या हर एक मेथोडोलॉजी में फोकस इज मोर ऑन द क्वेश्चन रादर देन लोकेटिंग द आंसर। जैसे ही आपको क्वेश्चन क्लियर होता है आंसर ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल जाओ और लाइब्रेरी से बुक लेके आओ, क्या पता यार कौन सी बुक लाते रहोगे, सारा दिन बुक्स लाते रहोगे लेकिन जो चाहिए वो मे भी पता नहीं कब आए। लेकिन क्वेश्चन पर फोकस करो कि बुक जाकर लेके आओ जो इस कॉलम में इस राइटर की इस नेम से पढ़ी है, तो ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट अगर मैंने यहां पर कर दी तो मैं 1 सेकंड में जाऊंगा और वही बुक ग्रैब करके ले आऊंगा। यू नो व्हाट आई मीन। सो हियर एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ये क्लियर हो गया कि किसने तो नहीं लेकिन क्या स्टेटमेंट कही गई है। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम कोलैबोरेटिंग एज अ ग्रुप। सो यहाँ पर कोलैबोरेशन की बात है, ग्रुप की बात है, तो डजेंट मैटर किसने की हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। जब आपने 4 से लेकर 9 तक क्वेश्चन पढ़ लिए उसके बाद आप आएंगे लिस्ट ऑफ पीपल में। हर किसी को नहीं पढ़ने की जरूरत, हो सकता है कि इधर 6 नाम दिए हैं उधर 8 ने बात की है, तो वी विल फिगर आउट दैट नेम ओनली दैट इज देयर इन द लिस्ट। बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसको हम रेंडमली करेंगे जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन टाइप, उसको भी रेंडमली करो। कभी भी सीरियल ऑर्डर में नहीं कि पहले 4th का ही आंसर आएगा, हो सकता है हमें 9th का आंसर पहले मिले। जो भी राइटर का नाम पहले आया उस राइटर के जो भी कहे गए वर्ड्स हैं उनको आप नोटिस करोगे इनवर्टेड कॉमा में लिखा गया होता है। फॉर एग्जाम्पल कनाई ऑफ नाजी सेज, तो ऐसे करके इनवर्टेड कॉमा जो इंफॉर्मेशन है उसे अच्छे से पढ़िए, और जैसे ही आप पढ़ेंगे आपका माइंड एकदम से आपको एक रेफरेंस देगा कि क्वेश्चन नंबर 8 में यही बात थी। आइए 8 को एक बार दोबारा से देखिए, दोबारा से श्योर कीजिए मैच आ गया, आंसर लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज A. So this way you would complete it much quickly, and the best part is that it would bring accuracy जो आप सबको ज़्यादा ज़रूरी है। Finally getting on to question type that is multiple choice. Multiple choice के लिए भी एक जो गलती सभी स्टूडेंट करते हैं उसे आपको नहीं करना है, वो क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शंस देख लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट सभी अग्री करेंगे जब आप दिए गए ऑप्शंस को पहले ही रीड कर लेते हो तो आपके लिए आंसर लोकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी कंफ्यूजन बढ़ जाती है। आपको सभी ऑप्शंस आंसर लगते हैं क्योंकि हर एक ऑप्शन का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कीवर्ड उधर डेफिनेटली यूज हुआ है। तो यहाँ पर आपके लिए ये श्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये मैं आपको वैसे भी बता दूं डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइप है और ये हायर बैंड लेवल स्टूडेंट्स को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। तो इसको करने का सबसे सही ढंग है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद कीवर्ड्स को लेते हुए उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करें पैराग्राफ में जहां पर उसकी बात हो रही है, और वहां पर 1, 2, 3 लाइन जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप। पढ़ने के बाद अपनी रीजनल लैंग्वेज हिंदी, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, whatsoever it is, give yourself the understanding of that piece of information कि आपको क्या समझ आया, और उसके बाद इधर आइए और MCQs को एक एक करके एलिमिनेट कीजिए। आई रिपीट, एक एक करके एलिमिनेट करना है। आपको डायरेक्ट आंसर नहीं ढूंढना है। आप डायरेक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि हर एक वर्ड किसी ना किसी ऑप्शन में आपको नजर आएगा। लेकिन जब आप सीधा क्वेश्चन पढ़ के पैसेज में चले गए और वहां पर अच्छे से एक इंफॉर्मेशन ढूंढकर लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर जैसे ही आपको उसका मैच मिलेगा
वो अपने आप आपको ऑप्शन आंसर लगेगी, और जहां पर आपको मैच नहीं मिलेगा आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे और आपका ब्रेन कहेगा कि और कोई ऑप्शन देख जो इससे अच्छी हो। I hope you got the actual way of dealing with the MCQs, क्योंकि अगर आप MCQs की ऑप्शंस पहले देखते रहेंगे तब तक आपके MCQs ठीक होंगे ही नहीं। आइए मूव ऑन करते हैं द नेक्स्ट पैसेज, और यहाँ पर फिर से हेडिंग्स हैं, कैसे डील करना मैंने आपको बताया, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और ब्लैंक्स मैंने आपको बताया। नाउ वंस अगेन ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, एंड ये हमारे 2 टेस्ट कंप्लीट हो गए। आइए मूव ऑन करते हैं, देखते हैं कि टेस्ट 3 में कोई नई क्वेश्चन टाइप मिलती है या नहीं। फ्लाइंग टॉर्टोइज, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन टाइप, और यहाँ पर अगले पैसेज में भी आपको वही ब्लैंक्स, वही ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड वही एमसीक्यूज यहाँ पर म्यूजिक वाले पैराग्राफ में। और यहाँ पर टेस्ट 7 जो कि एक पैसेज है म्यूजिक एंड इमोशन, इसमें एक क्वेश्चन टाइप है जो once again students find difficult। ये क्वेश्चन टाइप है जिसमें आपको इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स को सेकेंड हाफ से मैच करके कंप्लीट करना है। Once again, the strategy with most students is that they read question number 37, Montreal research discovered that, और वो भाग जाते हैं पैसेज में लाइन ढूंढने के लिए और मीनिंग ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ खास मिलता नहीं है गाइस। रिपीटिशन आपको बार बार नजर आती है। बार बार जब दिए गए A to F ऑप्शंस को रीड करेंगे यू विल फाइंड लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो इसको सही वे से डील करने का तरीका भी क्या है कि आप पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, पहले इन ऑप्शंस को गो थ्रू कीजिए। A to F गिवन ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ के अपने माइंड में बिठा लीजिए, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, आवर रिस्पॉन्स टू म्यूजिक डिपेंड्स ऑन आवर इनिशियल इमोशनल स्टेट, मतलब हम म्यूजिक को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसा म्यूजिक चल रहा है, हमारी रिएक्शन क्या होगी, वो किस पे डिपेंड करता है। इनिशियल इमोशनल स्टेट मतलब जब वो म्यूजिक स्टार्ट हुआ उससे पहले इमोशनली मैं कैसा फील कर रहा था, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, डिपेंड करता है व्हाटसएवर। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर कीवर्ड जो है इट्स इमोशनल स्टेट और द रिएक्शन और रिस्पॉन्ड टू द म्यूजिक। और यहीं से आपकी ये बात क्लियर हो जाएगी कि जब आप ऐसे ऐसे करके सारे ऑप्शंस को अपने माइंड में क्लियर कर लेंगे और देन क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करेंगे, और वहां पर कहीं पर भी अगर कोई इमोशन की या रिस्पॉन्ड टू द म्यूजिक की बात होगी आपका ब्रेन इंस्टेंटली कहेगा ऑप्शन ए is the correct answer. So this is how you deal with all the different question types. अब एक टेस्ट बचा है, क्विकली चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या कोई डिफरेंट क्वेश्चन टाइप है या नहीं है, और अभी तक तो नहीं थी लेकिन ये वाली आ गई, क्वेश्चन नंबर 19 to 22, और यहाँ पर पैसेज है मेरे पास, ब्रिंग बैक द बिग कैट्स। और जो क्वेश्चन टाइप है काफी हद तक पहले हमने डिस्कस कर ली है, ब्लैंक्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा टेबल भी साथ में नजर आएगा और उसमें आपको कुछ सिनोनिम्स दिए गए होंगे एंड यू हैव टू फिगर आउट द करेक्ट वन। ये स्टूडेंट्स को जबरदस्ती मुश्किल लगती है, रीजन बीइंग बड़ी मुश्किल से वो पैराग्राफ को समझ पाते हैं, बड़ी मुश्किल से ब्लैंक ढूंढ पाते हैं, और जब आंसर लगाने की बात आती है तो वो सेम वर्ड नहीं आप यूज कर सकते क्योंकि आपको उस वर्ड का कोई गिवन वर्ड में से अच्छा सिनोनिम ढूंढ कर आंसर लगाना है। सो दिस मेक द ब्लैंक्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसे वर्ड्स भी आ जाते हैं जिनका आपको मीनिंग नहीं पता है। बट वंस अगेन स्टिक टू द बेसिक, जो मैंने आपको पहले भी एक सिंपल सी बात बताई है, पार्ट ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड करें। इफ यू नो दैट यहाँ पर इस ब्लैंक में सिर्फ एक एडजेक्टिव ही आ सकता है तो बेटर है कि आप दिए गए सिनोनिम्स में एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करें। नाउन या एडवर्ब्स को देखकर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दोज वर्ड्स आर नॉट गोइंग टू फिट इन देयर एंड दिस इज व्हाट यू रियली हैव टू टेक केयर, क्योंकि अदरवाइज आप बिना बात के अपना आंसर गलत कर लेंगे। ढूंढिए, लेकिन उसका सिनोनिम ढूंढते समय पार्ट ऑफ स्पीच जरूर ध्यान रखें, सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर नाउन है तो इस चीज का भी ध्यान रखिए,
और जो बेस्ट सिनोनिम आपको पता चले वही आंसर आप लगाएंगे। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, हेडिंग्स हैं, यस नो नॉट गिवन, वन वर्ड ब्लैंक एंड दैट्स इट। तो कितने टाइम में ये पूरी बुक हमने कंप्लीट कर दी। और अगर आप आइल्स रीडिंग में अच्छा स्कोर चाहते हैं तो प्लीज गाइस इन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखिएगा। बहुत टाइम से स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे सर एक वीडियो दोबारा से बनाइए जिसमें आप सभी क्वेश्चन टाइप्स को कवर करें। एंड टुडे आई हैव शेयर्ड विद यू the right way to deal with all the different question types, because जब हम सही ढंग से काम करना सीखते हैं तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, जो फ्रूट होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। I believe from today itself you will start practicing the methods that I have shared with you, and within a week or 10 days time you will see a significant improvement in your reading score. Thanks for watching the complete video my dear friends, and take care of yourself. Bye bye for now. राइटिंग बूस्टर बैंड 6 सितंबर मंथ तक के सभी लेटेस्ट IELTS एग्जाम राइटिंग टास्क से अपडेट हो चुका है, और इसे बाय ना करने की गलती से भी मत करना।